हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की क्लास में आपके अपने गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर नीरज सर के साथ। आज हम चर्चा करेंगे आज यानी 5 दिसंबर के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला कौन है? यानी कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की पहली महिला अध्यक्ष डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं गीता गोपीनाथ। इस पद पर नियुक्त होने से पहले ये इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट थी। अब ये इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की डीएमडी यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। ये जेफरी ओकामोटो की जगह लेंगी। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की बात कर लेते हैं। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर इसकी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं और वर्तमान में डीएमडी बन गई हैं गीता गोपीनाथ। आईएमएफ के शीर्ष 2 पदों पर पहली बार महिलाएं ही नियुक्त हैं। तो यह आपको पता रहना चाहिए कि जो आईएमएफ है उस पर जो प्रमुख पद हैं उसके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, इन दोनों पर महिलाएं नियुक्त हो चुकी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जारी करता है। इसी के साथ याद करेंगे कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आईएमएफ ही जारी करता है। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो यह है तेल अवीव। तेल अवीव इजराइल का एक शहर है, याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, इस रैंकिंग में इजराइल के तेल अवीव को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। दुनिया के बाकी शहरों की तुलना में यहाँ रहना जो रहने की लागत है वो अत्यधिक आती है। ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 173 शहरों में वस्तु और सेवाओं के लिए अमेरिकी डॉलर में कीमतों की तुलना के आधार पर जारी किया गया है। ठीक है गाइज, इस सूची में इसके अलावा जो टॉप 3 के शहर रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं तो देख लेते हैं। टॉप 1 तो यही है। टॉप 2 है पेरिस फ्रांस, और इसी के साथ में सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, ये सेकंड नंबर पे है। जबकि तीसरे नंबर पर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और हांगकांग सिटी, ये तीसरे नंबर पर है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इस इंडेक्स को जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू, जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके के अंदर स्थित है। इसी के साथ इजराइल की बात कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि एक ड्रोन है हेरॉन ड्रोन, जो अभी हाल ही में इजराइल ने भारत को सौंपे हैं, जिनमें से 4 हेरॉन ड्रोन्स की तैनाती हमारी एलएसी यानी कि लद्दाख जो सीमा है चाइना से लगती हुई उस पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा इजराइल के बारे में आपको मैंने बताया था कि इसकी राजधानी जेरूसलम है और सबसे बड़ी यहाँ की नदी जॉर्डन है। इसके अलावा इजराइल जो जेरूसलम शहर है ये पारसी, ईसाई और मुस्लिम धर्मावलंबियों का एक तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ याद रखेंगे, एक करंट का जीके का क्वेश्चन है कि 2018 में जब नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर थे तो उस समय इसी तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर भारत के जो गुरुदेव हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनके नाम पर रख दिया गया था। इजराइल की जो मुद्रा है वो इजरायली शेकेल है और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं, जबकि राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में चर्चित ग्लोबली इंडेक्स यानी कि वैश्विक सूचकांकों की बात कर लेते हैं जो चर्चा में रहे हैं सबसे अधिक, जैसे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें भारत 46वें नंबर पर था, जबकि शीर्ष पर रहा था यानी कि टॉप पर रहा था स्विट्जरलैंड। इसी के साथ ग्लोबल क्रिप्टो
एडॉप्शन इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत सेकंड नंबर पर है और टॉप पर है वियतनाम। और इसी के साथ ही हुरन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों में कंपनियों का इंडेक्स आया था 2021 का, जिसमें भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज 57वें नंबर यानी कि 57 नंबर पर है, जबकि जो सबकी एप्पल जो मोबाइल कंपनी है वो सबसे टॉप पर रही थी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत सेकंड नंबर पर था, जबकि शीर्ष पर चीन था। इसी के साथ आपको बता देते हैं ग्लोबल ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत 6वें नंबर पर था, जबकि शीर्ष पर अमेरिका था। गाइज अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट जारी की है। इसमें फर्स्ट स्थान पर यानी कि शीर्ष स्थान पर कौन आया है? तो निर्मला सीतारमण फॉर्च्यून इंडिया ने जो 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट जारी की है, इसमें टॉप रही हैं, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं हमारे भारत की। ये तो थी आपकी टॉप 1। अब टॉप 2 की बात कर लेते हैं कि टॉप 2 में कौन है। तो सेकंड नंबर पर नीता अंबानी है। ये 2020 की जो जारी लिस्ट हुई थी फॉर्च्यून की, उसमें शीर्ष पर थी नीता अंबानी, लेकिन इस साल ये नंबर 2 पर चली गई हैं। नंबर 3 पर सौम्या स्वामीनाथन है, जो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य वैज्ञानिक और WHO की उप महानिदेशक भी हैं। इसी के साथ में अगर बात करें 7वें नंबर की, 7th नंबर पर गीता गोपीनाथन है, जिसके बारे में अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करी है। 8वें नंबर पर टेसी थॉमस है। टेसी थॉमस कौन है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल ऑफ वुमेन के इंडिया के नाम से एक नाम याद आता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। APJ अब्दुल्ला कलाम को माना जाता है। क्यों माना जाता है? भारत में मिसाइल तकनीक के जो मिसाइल तकनीक थी, उस तकनीक के जन्मदाता ये रहे हैं। महिलाओं के संदर्भ में बात हो रही है तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी सरोजनी नायडू। यूपी की फर्स्ट राज्यपाल भी रही थी ये। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। इसी के साथ कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो सरोजनी नायडू थी वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जबकि एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कि आयरलैंड की थी। ठीक है। भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश फातिमा बीबी। भारत की फर्स्ट महिला किसी भी हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी अन्ना चांडी केरल हाई कोर्ट की थी। किसी भी हाई कोर्ट में फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश मतलब कि चीफ जस्टिस लीला सेठ थी। हिमाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है उसमें ये मुख्य न्यायाधीश थी। इसी के साथ ध्यान रखेंगे भारत की पहली महिला भारतीय तट रक्षक बल की DIG नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला देविका रानी थी। 1969 में 17वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो इन्हें हिंदी फिल्मों में उत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया गया था। 2000 दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात हो रही है तो तुरंत याद आना चाहिए 2019 का। 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो पुरस्कार 2021 में दिया गया है। किसको दिया गया है? रजनीकांत को। 67वां क्रम का ये फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है तमिल फिल्मों में उत्कृष्ट अभिनय के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए तमिल फिल्मों में 67वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। कौन से सन का? 2019 का। कब दिया गया है? 2021 से। दोनों आपको मैंने डिफाइन कर दिए हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ ही फॉर्च्यून इंडिया की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड एथलीट महासंघ ने
वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो भारत की लॉन्ग जंपर हैं अंजू बॉबे जॉर्ज। इन्हें हाल ही में वर्ल्ड एथलीट महासंघ ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की है। क्यों दिया गया, ये क्यों घोषणा की गई? तो भारत की पूर्व लॉन्ग जंपर अंजू को यह पुरस्कार देश में खेलों को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया। और ये वर्ल्ड एथलीट जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें पदक जीतने वाली पहली एकमात्र भारतीय बनी थी। आपको बता देते हैं कि जो अंजू बॉबे जॉर्ज है 2013 में अमेरिका में संपन्न वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए इन्होंने जीता था और ये एकमात्र भारतीय बनी है। इसके अलावा इन्होंने एक खेल अकादमी भी बनाई थी और वर्तमान में भी है, जिसमें ये जो खेल हैं उसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यह तो हो गई आपकी अंजू बॉबे जॉर्ज की बात। अन्य चर्चित शीर्ष पुरस्कारों की बात कर लेते हैं, जैसे कि मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं डॉक्टर अक्षता प्रभु। इसी के साथ नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियंस अवार्ड 2021 परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को 11वें क्रम का दिया गया है। और आपको बता देते हैं जो ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है, ये टाइगर रिजर्व जो उसका एक हिस्सा है जो बाघों के संरक्षण हेतु कार्य करता है, केरल के पड़क्कड़ जिले में स्थित है ये। ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात है तो इसका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ को दिया गया, जो कि अमेरिका के हैं और वे हॉलीवुड फिल्म निर्देशक हैं। इन्हें ग्रैमी पुरस्कार समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और इन्हीं के साथ मिला था स्टेवन एजावे को। तो ये भी ध्यान रखना, स्टेवन एजावे हंगेरियन फिल्म निर्देशक हैं। ठीक है। तो आपको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है ये, कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो मार्टिन स्कोसेर्स जो कि अमेरिका के हैं और स्टेवन स्वाजाबो ये हंगेरियन या हंगरी के हैं, इन दोनों को दिया गया। इसके साथ जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 है वो रजनीकांत को 67वें क्रम का अभी अगले क्वेश्चन में बताया था। जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है आपको तसी तसी डेंगारेम्बा को मिला है। तो देखिए खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आया है तो तुरंत मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है जो आपको बताना अत्यधिक जरूरी है। टोक्यो ओलंपिक का पहला मेडल किसने जीता? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी हाल ही के कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत की मीनाबाई चानू थी, भारोत्तोलक हैं, 49 किलोग्राम में ये खेलती हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जो भारत के लिए पहला मेडल जीता था वो सिल्वर मेडल जीता था, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इसी के साथ आपको मैं बता देता हूँ टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक यानी कि उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थी आपकी MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक में समापन ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पूनिया थे, ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ टोक्यो पैरालंपिक में फर्स्ट मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो भाविना बेन पटेल थी, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और इन्होंने शुरुआत में ही सिल्वर मेडल जीत लिया था, गुजरात की रहने वाली हैं। जो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे उसके उद्घाटन ध्वजवाहक कौन थे? तो टेकचंद थे, खिलाड़ी टेकचंद। और इसी के साथ पैरा ओलंपिक जो समापन समारोह हुआ था उसमें ध्वजवाहक थे अवनी लखेरा जो कि शूटर निशानेबाज हैं। स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन और ओलंपिक से आपको मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए
पहला व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो केडी जाधव का नाम याद रखना, इसमें केडी जाधव आएंगे। 1952 में हेलेंस्की नामक जगह पर ओलंपिक हुए थे, हेलेंस्की ओलंपिक के नाम से जानते हैं। कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था व्यक्तिगत रूप से। और ओलंपिक खेलों में भारत के लिए व्यक्तिगत मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी वो हैं आपकी कर्णव मल्लिका वरी, यानी कि कर्णव मलेश्वरी। 2000 सन में सिडनी ओलंपिक हुआ था जिसमें ये वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेके इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। गाइस, अगर आपको हमारी ये डेली करंट अफेयर पर आधारित जानकारी परीक्षा संबंधित आपको अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली आगामी हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की जो क्लास है वो आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 दिसंबर को मनाया गया। तो जो थीम रही है 2021 की वो रही है इसकी विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। ठीक है गाइस, 30 दिसंबर को हमने विश्व विकलांग दिवस बनाया जिसकी थीम रही थी विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। 1 दिसंबर को दिसंबर के आपको मैं रिपीट करवा देता हूँ अब तक के। तो 1 दिसंबर को हमने वर्ल्ड एड्स दिवस बनाया। इसी के साथ 2 दिसंबर को हमने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस बनाया था भोपाल गैस त्रासदी के रूप में। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी बनाया था। और 3 दिसंबर को हम मना रहे हैं कौन सा? विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस है जो हमने मनाया है कल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 ट्रोइका में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो भारत इसमें शामिल हो गया है। तो गाइज, हाल ही में G20 ट्रोइका में भारत शामिल हो गया है नए देश के रूप में, जिसमें वह इटली और इंडोनेशिया के साथ मिलकर G20 के एजेंडे की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के हेतु काम करेगा। G20 में 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल है जिसे मिलाकर ग्रुप ऑफ 20 बनता है। ठीक है गाइज, यानी G20 बनता है। विगत G20 और आगामी G20 सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तो 2020 की जो G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी वो करी थी सऊदी अरब ने, जबकि 2021 की अध्यक्षता कर रहा है इटली। 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया, जबकि 2023 में इसकी अध्यक्षता स्वयं भारत करेगा। इसी के साथ आपको बता देते हैं आसियान 2021 की अध्यक्षता ब्रुनेई देश ने की है। इसका हेडक्वार्टर, आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। स्थापना इसकी अगस्त 1967 यानी कि अगस्त 1967 के बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष ली सिंग लुंग और महासचिव लिम जैक हुई हैं। सदस्य देश इसके 10 हैं आसियान के, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट यह है कि भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखना। इसी के साथ ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता की बात कर ली, भारत ने इसकी अध्यक्षता करी थी और यह 13वां ब्रिक्स सम्मेलन था। ठीक है, देखिए जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वो स्थायी नहीं होता। जिस देश में अगली समिट होनी होती है वही उसका वर्तमान समय का तत्कालीन वो बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है, और उसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उसका अध्यक्ष होता है। तो इसके एक तो इसका हेडक्वार्टर और इसका अध्यक्ष ये दोनों निर्धारित नहीं है, ये ध्यान रखना। जिस देश में होनी होती है वो उसी देश का अध्यक्ष और उसी देश का हेडक्वार्टर वहां माना जाता है। सार्क 2021 की अध्यक्षता भारत करता, लेकिन ये हुई नहीं है कोविड-19 की वजह से। सार्क की बात कर लेते हैं। सदस्य देश भारत समेत इसके 8 हैं, 8 देश इसके भारत सहित इसके सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल के अंदर है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। अध्यक्ष वर्तमान में इसके एसला रुबोन बैराकून जो श्रीलंका के हैं
वो इसके अध्यक्ष हैं। एक और आपको समिट बताते हैं, G7 2021 की अध्यक्षता इंग्लैंड यानी कि यूके ने की थी, और जो इसकी 47वीं यानी कि 47वीं इसकी समिट थी। सदस्य देश इसके 7 हैं, साथ में इसके यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। अतिथि इसके जो देश रहे थे अब की बार 2021 की अध्यक्षता के समय, वो रहे थे भारत, अमेरिका, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इसके अतिथि देश रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखना चारों देशों को कि G7 2021 में अतिथि देश कौन कौन से थे। भारत था, यूएसए यानी अमेरिका था, साउथ कोरिया था और साउथ अफ्रीका था। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से याद रखेंगे। कॉप 26 समिट को देख लेते हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। ये आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड या यूके में संपन्न हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आलोक शर्मा। ये बस आपको कॉप 26 से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप पात्रा को नियुक्त किया गया है। आपको बता देते हैं कि हाल ही में कैबिनेट नियुक्ति समिति ने संबित पात्रा को भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में तैनात नियुक्त किया है, तथा इनके साथ ही जी कमलावर्धन राव को, जो कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, इनको इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। आपको यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि संदीप पात्रा से पहले ये ही इसके अध्यक्ष थे, यानी कि जी कमलावर्धन राव इसके अध्यक्ष थे, जो कि अब क्या बन गए हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। इसी के साथ संबित पात्रा आप जानते हैं कि वर्तमान में केंद्र सरकार और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम की बात कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। हाल ही में अन्य चर्चित जो नियुक्तियां रही हैं, जो हमारे एग्जाम का पार्ट बन सकती हैं करंट से, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि विवेक जौहरी हैं। विवेक जौहरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन बने हैं। विवेक राम चौधरी नए भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं। आर हरिकुमार नए भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। शीलवर्धन सिंह CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के DG बने हैं। वर्तमान में थल सेना जो प्रमुख हैं हमारे, वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, याद रखना। हर्षवंती बिष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इंडियन माउंटेनियरिंग फंड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, आ सकता है, आपका पार्ट बन सकता है क्वेश्चंस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक और उत्तर पूर्व विकास मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। कहने का मतलब यह है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। इसी के साथ ये उत्तर पूर्व विकास मंत्री भी हैं। भारतीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम जवाद किस देश ने दिया है? तो आपको बता देते हैं कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम जवाद सऊदी अरब ने दिया है। जवाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है उदार। इसी के साथ मई 2021 में यास और सितंबर 2021 में गुलाब नामक चक्रवाती तूफान के बाद यह इस साल का पूर्वी तट की ओर बढ़ने वाला तीसरा बड़ा चक्रवाती तूफान होगा। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात को ये प्रभावित कर सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब की बार 2021 में कोरोना और कोरोना के साथ चक्रवात ने पूरा सहयोग किया है दुनिया को तबाह करने के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साथ में सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। रियाद यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है सऊदी अरेबियन रियाल।
क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। अप्रैल 2016 को आप याद रखना, अप्रैल 2016 में मोदी को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनको सऊदी अरब का नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था। उसका नाम था किंग अब्दुल अजीज सास अवार्ड। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को अप्रैल 2016 में यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके द्वारा दिया गया था। इसी के साथ भारतीय मौसम विज्ञान की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ब्रिटिश काल यानी कि 1875 में इसकी स्थापना हो गई थी। वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं भारतीय मौसम विज्ञान के, वो हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये हमारा काम करता है, यानी कि जो भारतीय मौसम विज्ञान है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट आपको चक्रवातों के बारे में बता रहे हैं, याद रखना। चक्रवात क्या होता है? एक गोल घेरे में घूमती हुई हवाओं का अत्यधिक वेग को हम चक्रवात कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसी के साथ सुपर साइक्लोन अम्फान, ये आपको याद रखना है, 2020 में आया था, बंगाल की खाड़ी में ये तूफान बना था और इसने उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को प्रभावित किया था। ताउते तूफान आया था, तोकते या ताउते, मई 2021 में आया है। अरब सागर में ये बना था, यानी कि अरब सागर में ये उठा था चक्रवात और इसने महाराष्ट्र और म्यांमार को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। और जो म्यांमार है उसी ने ही इस चक्रवात का नाम ताउते रखा था, जिसका म्यांमारी भाषा में अर्थ होता है छिपकली, जो अपने शिकार पर धीरे धीरे बढ़ता है और एकदम से अपने शिकार को झपट लेता है। निवार तूफान याद रखना, नवंबर 2020 में आया था, बंगाल की खाड़ी में ये उठा था। तमिलनाडु और पांडुचेरी को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। निसर्ग, ये आपका इंपॉर्टेंट है, निसर्ग और अम्फान, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। निसर्ग जो था इसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, 2020 में आया था, अरब सागर में उठा था। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसने जो निसर्ग आया था इसने हमारे पश्चिमी तट को प्रभावित किया था। तूफान चक्रवात की बात हो रही है तो एक करंट का क्वेश्चन आपको मैं ध्यान दिला देता हूँ कि जो एसबीआई की एक नई आपदा रिपोर्ट आई थी उसमें भारत कौन से नंबर पर था? उसमें भारत तीसरे नंबर पर था। तो आपको मैं बता देता हूँ क्या थी वो रिपोर्ट। हाल ही में भारत में सन 1900 के बाद में आपदाओं की संख्याओं में जो अमेरिका और चाइना है उसके बाद में तीसरे स्थान पर तेजी से प्रगति हुई है, जिसमें 756 समस्त प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, चक्रवात आदि को मिलाकर शामिल हैं। इनमें 2001 से अब तक 100 करोड़ लोग इन सब प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं तथा इन आपदाओं के कारण लगभग 85,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो ये एक आंकड़ा आया था एसबीआई का, करंट का ही क्वेश्चन है ये भी, इसलिए याद आया तो आपको बता दिया। गाइज, आपका विश्वास हमारे इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बनाए रखें। डेली करंट अफेयर की क्लास आपको इसी तरह से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायता करने हेतु हमारे द्वारा दी जाएगी। और इसी के साथ हमारी सभी वीडियोस को लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।